नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, न्यूरोसर्जन एट वीके न्यूरो केयर हॉस्पिटल हिसार। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक टॉपिक, इसका नाम जो है मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। मतलब कि वो पेशेंट जो बेहोश हो रखे हैं, उनको हमें कैसे मैनेज करना है। अब अगर हम ये देखें कि इसके अनकॉन्शियसनेस के बेहोश होने के क्या-क्या कारण हैं, तो सबसे पहले अगर हम न्यूरोलॉजिकल कोज की बात करें, तो सबसे कॉमन जो कारण है वो है सीजर डिसऑर्डर। मतलब जिन पेशेंटों को मिर्गी के दौरे आते हैं, वो हालांकि कई बार पेशेंट्स दवाइयां भी लेते हैं मिर्गी के दौरे की, कई लोग नहीं भी लेते हैं, तो उसके बावजूद भी उनको दौरे आ सकते हैं। अगर किसी को दौरा आ गया तो वो इसके अलावा अगर हम कोई किसी को सपोज करो ब्रेन ट्यूमर है, उसको सीजर आया, वो बेहोश हो गया, दिमाग के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, वो बढ़ गई, तो पेशेंट बेहोश हो गया। दिमाग में चोट लग गई, हेड इंजरी हो गई, उसमें भी पेशेंट बेहोश हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम मेटाबॉलिक कोज की बात करें, मेटाबॉलिक मींस जो केमिकल्स हैं उसका ऊपर नीचे हो जाना, जैसे सबसे कॉमन है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मींस कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाना। तो ब्लड शुगर लेवल कम होना भी बहुत ही कॉमन कारण है मरीज के बेहोश होने का। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का बढ़ जाना भी बेहोशी का कारण होता है। या फिर एक यूरेमिया होता है, उसमें ब्लड यूरिया लेवल बढ़ जाता है पेशेंट का। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया मीन सोडियम कम या ज्यादा होना, उसमें पेशेंट बेहोश हो सकते हैं। या फिर कोई ड्रग किसी ने ली है, कोई ड्रग ओवरडोज हुई है, उससे बेहोशी आ जाती है। और एल्कोहल एल्कोहल में भी अगर किसी ने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, मैसिव एल्कोहल ले लिया, तो उसमें भी पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल कोज भी होते हैं, जो साइकोजेनिक कोज होते हैं, जैसे मेलिंगरिंग या फिर साइकोजेनिक कोमा जिसको बोलते हैं, उसमें भी बेहोश हो जाते हैं पेशेंट। अब हम ये देखेंगे कि इसको मैनेजमेंट मतलब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे। ये तो हमने देखा अभी कि बेहोश होने के, बेहोशी की अवस्था में आने के ये कारण हैं। अब इसका जो मैनेजमेंट है वो हमें, या तो आप घर पे हो तो हमें क्या करना है, या आप अस्पताल में हो तो क्या करना है। अगर आप घर पे हो और आपको लगे कि ऐसा कोई दिक्कत है, किसी पेशेंट को कोई साथ वाला है या कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है कोई अपना, और वो बेहोश हो गया है, तो सबसे पहले क्या है कि वहां पे भीड़ ना लगाएं। भीड़ ना लगाएं मतलब उसको थोड़ा सा सांस, ताकि उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न ठीक रहे, थोड़ी भीड़ कम करें और थोड़ी उसको हवा आने दें। और पैनिक बिल्कुल भी ना करें। मरीज को एक करवट में लिटा दें ताकि उसको एस्पिरेशन ना हो। और उसके बाद फिर अपना इमिडिएटली हेल्प के लिए किसी को बुला लें और कॉल कर दें, और अपनी तैयारी करें मरीज को शिफ्ट करने की। अगर पेशेंट लगता है आपको उसके एक्सट्रीमिटी कोल्ड हो गई है, मरीज ठंडा पड़ रहा है, तो उसको एक कंबल या ब्लैंकेट उठा दें ताकि उसको आगे उसका टेम्परेचर और कम ना हो। और अगर हम अस्पताल में हैं, पेशेंट को अस्पताल में शिफ्ट कर लिया है, तो फिर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक सवाल है, सर मरीज कितनी देर तक बेहोश रह सकता है। देखो ये तो डिपेंड है कि मरीज की बेहोशी का कारण क्या है। कई बार पेशेंट लंबे टाइम तक बेहोश भी रहते हैं, कई बार बहुत जल्दी होश में आ जाते हैं। अपने को कोज देखना, उसका कारण क्या है। कोई रिवर्सिबल कोज है, जैसे मैंने बताया अभी किसी की शुगर कम हो गई है, अगर हमने शुगर लेवल ठीक कर दिया इंजेक्शन लगा के, मेडिसिन लगा के, तो पेशेंट होश में जल्दी आ जाएगा। किसी को सीजर आ गया, तो पोस्टिकल फेज जो होता है कई बार कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों का रहता है, तो वो अपने को ये पता लगना चाहिए पहले कि बेहोशी किसके कारण आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट उतनी देर तक बेहोश में रह सकते हैं और जल्दी होश में आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट, अगर पेशेंट अस्पताल में पहुंच गया, हॉस्पिटल में आ गया, तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे जो बेसिक जो प्रोटोकॉल है अनकॉन्शियस पेशेंट को मैनेज करने के, वो हैं अपना एटीएलएस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। पहले उसका एयरवे चेक करेंगे, मींस एयरवे में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है,
एयरवे चोक तो नहीं हो गया है, हवा प्रॉपर एयर अंदर जा रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो है। फिर आता है बी, बी फॉर ब्रीदिंग, मीन उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, ब्रीद ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो हमें उसको फिर मैनेज करना पड़ेगा। पेशेंट का सैचुरेशन लेवल क्या चल रहा है, SpO2 क्या चल रही है, पेशेंट ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन कर भी पा रहा है नहीं कर पा रहा है। और कई बार हमें इस एयरवे और इसको ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए मरीज को वेंटिलेटर भी लगाना पड़ता है, मतलब सांस की मशीन भी लगानी पड़ सकती है। फिर आता है सी मीन्स सर्कुलेशन, मीन्स उसकी पल्स कैसी है, पल्स वीक है, थ्रेडी है, या पल्स है ही नहीं। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे पेशेंट का, ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा है, या बीपी कम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो सर्कुलेशन के में उसमें आता है। फिर देखें उसको कोई डेफिसिट तो नहीं है पेशेंट को, डेफिसिट मीन्स कुछ हाथ पैर मूवमेंट है भी या नहीं उसमें, या कोई किसी एक तरफ का हाथ पैर काम नहीं कर रहा, या पेशेंट की आंखों की पुतलियां चेक करेंगे हम, पुतलियां काम कर रही हैं नहीं कर रही पेशेंट की। तो ये असेसमेंट है अनकॉन्शियस पेशेंट की, हमें कैसे इसको असेस करना है और मैनेज करना है। एक बार हमने पेशेंट को स्टेबल कर दिया तो उसके बाद फिर हम कुछ टेस्ट हैं इसके लिए वो कराएंगे। टेस्ट मींस पेशेंट का सीटी स्कैन कराएंगे, या उसका MRI करा के देखेंगे, है ना, और उसका एक ECG करा के देखेंगे, और कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो कॉमन टेस्ट हैं वो कराएंगे, जैसे ब्लड शुगर लेवल है वो कराएंगे, KFT है, उसमें अपना यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो करा के देखेंगे, LFT भी करा के देखेंगे। मीन जो अपने बेसिक टेस्ट हैं वो करा के हमें देखने हैं। किसी को फीवर है, साथ में फीवर वर्कअप कराना पड़ेगा, CBC कराना पड़ेगा अपने को, उसमें TLC काउंट देखने होंगे। तो ये बेसिक से टेस्ट हैं जो हमें ये बताएंगे कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस है उसका रीजन क्या है। CT स्कैन से MRI करा लिया हमने, उसमें अगर किसी को कोई ब्रेन ट्यूमर है, या कोई नस में लीकेज है, स्ट्रोक है, कोई इन्फार्क्ट है, या कोई ब्रेन में कोई और पैथोलॉजी है जिसके कारण पेशेंट बेहोश हो गया, वो पता लग जाएगा। कोई मेटाबॉलिक कोज है तो उसका हमें इसमें ब्लड टेस्ट में मालूम पड़ जाएगा। और थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री भी लेने की जरूरत होती है कि भी पेशेंट को पहले से हाइपरटेंसिव तो नहीं है, पेशेंट पहले से कोई डायबिटिक तो नहीं है, तो कोई मेडिसिन ले रहा है डायबिटिक की, पहले कोई एल्कोहलिक पेशेंट तो नहीं है, लगातार अल्कोहल कंज्यूम तो नहीं कर रहा है, डेली ड्रिंक तो नहीं कर रहा है। तो ये सब जो है चीजें अपने को अनकॉन्शियस वाले पेशेंट में देखनी है। पहले अपने को उसको स्टेबल करना है पेशेंट को, उसके बाद फिर उसके ब्लड टेस्ट कराने हैं, फिर उसके बाद अपने को उसका CT स्कैन है या फिर MRI है, फिर वो करवाना है। तो हम ये सारे टेस्ट करवा के हमें फिर उसका डायग्नोसिस बनाना है कि पेशेंट बेहोश क्यों हो गया है, और फिर जो अपने टेस्ट में निकल के आता है फिर अपने को उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का इलाज करना है। रिलेवेंट जो उसका अपना ट्रीटमेंट होगा वो फिर अपन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट को लेके, कोई बेहोशी की अवस्था को लेके ऐसा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक सवाल है, डॉक्टर साहब क्या बीपी वाले मरीज भी बेहोश हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हमने बताया था अभी किसी को ब्लड प्रेशर रहता है और स्ट्रोक आ गया पेशेंट को, नस में लीकेज हो गई, हेमेटोमा बन गया, दिमाग का प्रेशर ICP बढ़ गया, तो ऐसे पेशेंट हमें बेहोशी की अवस्था में मिल सकते हैं। और भी कोई अगर सवाल हो आपको, आपका कोई इसको लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।